देखिए लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में बताया था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है ये इसमें PS1 और PS2 दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। फिर बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होता है, जो P680 होता है इस पे दो फोटोन पड़े, ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजेगा, फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन जो होता है, ध्यान से सुनना, फियोफाइटिन को बोला गया है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सबसे पहले यही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, PQ। PQ जो होता है ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, फियोफाइटिन प्रोटॉन कहां से लेता है, स्टोमा से लेता है, और मिलके क्या बनाता है, PQH2। ये PQH2 इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा साइटोक्रोम B6F के पास, और प्रोटॉन कहां आ जाते हैं, ल्यूमेन में। इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F से फिर आगे ट्रांसफर हो जाते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन से लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, P7 है। P700 से फिर से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे, FRS। FRS से FD, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है, NADP+। तो NADP+ को बोला गया है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या बोलेंगे, जबकि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसे बोला जाता है, फियोफाइटिन को बोला जाता है। तो इस बात को याद रखना। फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर, ये किसका नाम है, प्लास्टोक्यूनॉन का। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, प्लास्टोसाइनिन। प्रोटॉन पंप कौन है, प्लास्टोक्यूनॉन। तो प्लास्टोक्यूनॉन के दो नाम है, मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर या प्रोटॉन पंप, जबकि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन को। बोलो ये पॉइंट क्लियर था। फिर यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, एक NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, कितने फोटोन यूज होते हैं, बताओ कितने H+ ल्यूमेन में इकट्ठे हो जाएंगे, 4। कितने स्टोमा से कम हो जाते हैं, 4 ही कम हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, दो यहाँ पे टर्म आते हैं जिन्हें और जानना है, जिन्हें बोलते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट और क्वांटम यील्ड बोला जाता है। क्वांटम रिक्वायरमेंट या इसी को बोलते हैं क्वांटम आवश्यकता। क्वांटम रिक्वायरमेंट जो है या क्वांटम आवश्यकता जो है, इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्वांटम आवश्यकता कितनी होती है। तो क्वांटम आवश्यकता का मतलब क्या है, ये समझ लें कि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर हाफ O2 रिलीज होता है, हाफ O2, तो कितने फोटोन यूज हो जाते हैं, 4। अब यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं क्वांटम आवश्यकता का मतलब यह है नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन required for the release of one O2 molecule। इसका मतलब यह है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को निकालने के लिए कितने फोटोन चाहिए। तो यहां पे एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को निकालने के लिए फोटोन कितने चाहिए, 8। 4 नहीं, 8। यहां पे हाफ निकाला था तो 4 चाहिए थे, एक मॉलिक्यूल निकालेंगे तो 8। इसी को बोला गया है क्वांटम आवश्यकता या इसी को क्वांटम रिक्वायरमेंट बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है क्वांटम यील्ड बोला जाता है। क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड क्या है ये समझ लेते हैं। क्वांटम यील्ड इसका उल्टा कर दो। देखो हमें ये तो पता है कि 8 फोटोन से एक ऑक्सीजन निकलता है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक फोटोन से कितने ऑक्सीजन निकलेंगे। तो 1/8 निकलेगा, कितना ये 0.125 ऑक्सीजन। यहां बोला जाए यील्ड परसेंटेज में पूछी जाए तो बोलेंगे 12.5%। तो ये आ गई है क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट, क्वांटम आवश्यकता पूछा जाए तो बताएंगे 8 फोटोन चाहिए एक ऑक्सीजन निकालने के लिए। क्वांटम यील्ड कितनी है, 0.125, या ऑप्शन में लिखा होगा 12.5%। तो उसी के आगे ये दोनों पॉइंट ऐड कर लिखो, पहले बताते हैं।
ईल्ड को बोलते हैं लब्धि बोलते हैं, क्वांटम ईल्ड। और क्वांटम या क्वांटा फोटोन का ही जो दूसरा नाम है, फोटोन को ही बोलते हैं क्वांटा। फोटोन का दूसरा नाम क्या है? क्वांटा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक कंप्लीट हो चुका है, साइक्लिक की बात करेंगे। साइक्लिक में यूज करेंगे PS1, यहाँ पे PS2 का यूज नहीं होता है, यहाँ पे केवल PS1 का यूज होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में केवल PS1 यूज होगा, और PS1 के रिएक्शन सेंटर का नाम क्या होता है? P700। ये रहा P700। यहाँ पे है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, यहाँ पे होता है फेरोडॉक्सिन, ये रहा फेरोडॉक्सिन। यहाँ कहीं पे होगा साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स, तो ये है साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ये रहा PQ प्लास्टोक्यूनोन, ये प्लास्टोक्यूनोन है। यहाँ पे रहेगा प्लास्टोसाइनिन, PC जिसे बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन। तो यहाँ पे इस तरह से अरेंज होते हैं। ग्राफ पे अगर हम लोग देखें तो ग्राफ में यहाँ पे देख सकते हैं P700, ये रहा। फिर यहाँ पे अरेंज होंगे FRS, FRS के बाद FD, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स, ये रहा PQ, ये है PC प्लास्टोसाइनिन। देखें यहां पे फिर से वही होगा, P700 पे यहां पे 2 फोटोन पड़ेंगे, ये 2 फोटोन यहां पे पड़े। 2 फोटोन पड़ने से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद जाएंगे FRS, FRS से पहुंचे FD, FD से पहुंचेंगे साइटोक्रोम B6 के पास, साइटोक्रोम B6 से पहुंचेंगे PQ के पास। PQ इलेक्ट्रॉन को लेगा या प्रोटॉन को भी ले सकता है, दोनों को प्रोटॉन को भी लेगा, और प्रोटॉन को लेने के बाद क्या बना देगा? PQH2, PQH2 बन चुका है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं साइटोक्रोम F के पास, और प्रोटॉन आ जाते हैं ल्यूमेन में, ये आ गए प्रोटॉन। अब यहाँ पे साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं PC के पास, और PC से इलेक्ट्रॉन फिर पहुंच गए किसके पास? P700। जहां से इलेक्ट्रॉन चले थे घूम के वहीं पे वापस आ गए हैं, इसीलिए इसका नाम होता है साइक्लिक।
चक्रिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, जबकि नॉन साइक्लिक को अचक्रिक बोला जाता है। तो यहाँ पे साइक्लिक को बोला गया है चक्रित, क्योंकि यहाँ पे जहां से इलेक्ट्रॉन चले थे घूम के वहीं पे वापस आए। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताओ कि ये जो P700 है, इससे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? FRS। FRS जो होता है इसे बोला जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या बोलेंगे? सबसे पहले यही इलेक्ट्रॉन लेता है। और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? खुद P700। तो यही है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां पे अगर हम लोग समझते हैं ग्राफ में क्या होता है, तो यहां पे फिर से वही दो फोटोन डालते हैं, ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जाके यहां पे ये फोटोन को, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। दो इलेक्ट्रॉन यहां पे रिलीज होते हैं, FRS से जाते हैं FD से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से PQ, और PQ के पास यहां पे दो H प्लस आ जाएंगे। बताओ क्या बनेगा? PQH2 बन जाएगा। PQH2 प्रोटॉन कहां पे दे देता है? ल्यूमेन में। तो ये प्रोटॉन तो चले गए ल्यूमेन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां आ गए? साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन आ गए PC, और PC से अल्टीमेटली P700। तो जहां से इलेक्ट्रॉन चले थे घूम के वहीं पे वापस आ जाते हैं। अब यहां पे ये बात आती है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है ये मुख्य रूप से कहां पे देखने को मिलेगा? तो इस बात को याद रखें कि ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है स्ट्रोमा लैमली या स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड। स्ट्रोमा लैमली या स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड याद है? ये रहा क्लोरोप्लास्ट, ये रहे इसके ग्रेनम या ग्रेनल थाइलेक्वाइड होते हैं। यहाँ पे भी कई सारे ग्रेनल थाइलेक्वाइड अरेंज हैं, और इन्हें जोड़ने का काम कौन करता है? स्ट्रोमा लैमली या स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड। तो इस बात को याद रखें कि यहाँ पे जो स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड है, स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड, इस स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड में ही मुख्य रूप से आपको क्या मिलने वाला है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी PS1 और PS2। PS1 जो होता है वो एपरेस्ट रीजन में या नॉन एपरेस्ट? नॉन एपरेस्ट रीजन में होता है PS1, जबकि PS2 जो होता है ये एपरेस्ट, ये छुपा हुआ जो भाग होता है इसे बोलते हैं एपरेस्ट। तो यहाँ पे हमें PS2 मिलता है। ये कौन सा हिस्सा है, एपरेस्ट या नॉन एपरेस्ट? नॉन एपरेस्ट। यहाँ पे PS1, मतलब ये जो ग्रेनल थाइलेक्वाइड होते हैं यहाँ PS1 और PS2 दोनों है। तो यहाँ पे PS1 PS2 दोनों हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ पे कौन सा चलेगा? तो बोलेंगे यहाँ पे मुख्य रूप से चलेगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलेगा। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पे PS1 मिलेगा या PS2, यहाँ पे तो PS1 ही मिलता है, PS2 होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जब केवल PS1 है तो यहाँ पे केवल क्या चलेगा? साइक्लिक। लेकिन ऐसा ना बोले कि ये जो ग्रेनल थाइलेक्वाइड है इसमें केवल नॉन साइक्लिक चलेगा, इसमें साइक्लिक भी चलता है, लेकिन ज्यादा कौन चलता है? तो इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मुख्यतः कहां पे होता है? स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड में होता है। स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड। स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड को ही हम लोग स्ट्रोमा लैमेली या फेड चैनल बोलते थे। तीन नाम याद किए थे। स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड में होता है। और इसमें खास बात क्या है कि जो स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड होता है, स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड में दो चीजें एब्सेंट है। क्या क्या एब्सेंट है वो देख लेते हैं। स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड में यहाँ पे PS2 एक तो एब्सेंट है, PS2 एब्सेंट। और दूसरा एक एंजाइम जिसका नाम था NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम याद है? ये इस एंजाइम का काम क्या होता था? ये लास्ट में NADPH2 को बनाने में मदद करता था। तो ये एंजाइम भी यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे याद रखें मुख्य रूप से साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मुख्यतः कहाँ पे होता है? स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड में होता है, जहां पे PS2 एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या है? एब्सेंट है। बना लें इसको, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन।
नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में कुछ डिफरेंस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे फोटो सिस्टम, नॉन साइक्लिक में PS1 यूज होता है, PS2 दोनों यूज होते हैं, जबकि साइक्लिक में केवल PS1 यूज होता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉन साइक्लिक में कौन था? फियोफाइटिन था। जबकि यहाँ पे कौन है? FRS। FRS को ही बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में, इस बात को याद रखना। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे कौन था? NADP+। जबकि साइक्लिक में बोलो P700, या ऑप्शन में लिखा हो सकता है PS1। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर का टूटना, ये कहां पे होता था? नॉन साइक्लिक में होता है, साइक्लिक में नहीं होता है। वाटर टूटते नहीं। रिलीज ऑफ होता, जहां वाटर टूटेगा वहीं तो ऑक्सीजन निकलेगी, तो ऑक्सीजन भी कहां निकलती? नॉन साइक्लिक में, साइक्लिक में नहीं। प्रोडक्ट क्या क्या यहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनता था NADPH2, जबकि यहाँ पे NADPH2 और ऑक्सीजन और ATP। एटीपी यहाँ पे ना तो NADPH2 बनेगा ना ही ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे भी ATP बनेगी। ये जो अंदर H+ स्टोर होते हैं, ये H+, ये आगे चल के ATP बनाते हैं। तो ये दोनों में ही, चाहे साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक, दोनों में H+ ल्यूमेन में इकट्ठे होते हैं, और यही आगे चल के क्या बनाएंगे? ATP। तो ATP दोनों में बनेंगे, तो ये भी नोट करेंगे इसके बाद। ये डायग्राम बना लिया सभी ने? किसका रह गया अभी? नीचे ये पॉइंट लिख लेना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन मुख्यतः स्टोमल थाइलेक्वाइड में होता है, और स्टोमल थाइलेक्वाइड में PH2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट है दोनों। ये डायग्राम हुआ सभी का?
ये सभी ने नोट किया? अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं एक हाइपोथेसिस जिसमें ये समझाया गया है कि ये जो एटीपी होते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में एटीपी बनता है, ये एटीपी कैसे बनता है ये समझने जा रहे हैं। तो इस बात को एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है पीटर मिकेल, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी है, जिस हाइपोथेसिस का नाम है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या नाम है? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। किस साइंटिस्ट ने दी है? पीटर मिकेल। ये हाइपोथेसिस ये समझाती है कि एटीपी कैसे बनता है, और इस हाइपोथेसिस को दिया है पीटर मिकेल ने। एंड दिस हाइपोथेसिस इज गिवन फॉर, किसके लिए हाइपोथेसिस दी गई? तो दो चीजों के लिए हाइपोथेसिस दी गई है। पहला है फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहां पे देखते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन ये तो होता है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है ये होता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो जिसे हम लोग श्वसन भी बोलते हैं रेस्पिरेशन में। तो हमें पता है एटीपी कोशिका के अंदर दो जगह बनता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है और दूसरा कहां पे बनते हुए देख रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट में बनते हुए देख रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनता है उस प्रक्रिया का नाम क्या है? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे भी है, यहाँ पे बोला गया है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही है एटीपी का बनना। तो एटीपी तो दोनों जगह बनेगा। यहाँ पे किससे बनेगा? लाइट से। फोटो का मतलब लाइट। यहाँ पे किससे बनेगा? तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन से, तो नाम पड़ गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो दो जगह पे एटीपी को समझ सकते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा क्लोरोप्लास्ट। इन्होंने ये बताया कि एटीपी जब बनता है तो एटीपी बनाने के लिए इसकी कुछ आवश्यकताएं हैं। क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो आवश्यकताएं हैं, चार आवश्यकताएं पड़ती हैं कि एटीपी को अगर बनाना है तो सबसे पहले तो होनी चाहिए मेम्ब्रेन। क्या होनी चाहिए? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ पे होना चाहिए एटीपेज एंजाइम। एटीपेज एंजाइम को ही बोलते हैं F0F1 पार्टिकल। क्या बोलेंगे? F0F1 पार्टिकल, या इसी को बोला जाता है एटीपी सिंथेज एंजाइम। क्या बोलेंगे? एटीपी सिंथेज एंजाइम, एटीपी सिंथेज एंजाइम। फिर आगे है प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप या इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन कैरियर। अच्छा, हाइड्रोजन कैरियर या प्रोटॉन पंप ये पढ़ा है कहीं क्या? कौन है? पीक्यू, पीक्यू याद है? प्लास्टोक्यूनॉन जो होता है इसी को बोलते हैं प्रोटॉन पंप, या फिर इसी को बोला जाता है हाइड्रोजन कैरियर। यह हाइड्रोजन को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, तो हाइड्रोजन कैरियर या फिर प्रोटॉन पंप इसे बोला जाता है। और चौथी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब ये होता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा होने चाहिए, दूसरी तरफ प्रोटॉन कम होने चाहिए। एक तरफ जब ज्यादा होंगे दूसरी तरफ कम होंगे, तो जहां पे ज्यादा है वहां से प्रोटॉन कहां जाना चाहेंगे? कम की ओर। कोई भी चीज अपने हाई कंसंट्रेशन से कहां जाना चाहती है? लो कंसंट्रेशन। वैसा ही यहाँ पे होने वाला है। अब ये जो बात है, जो फोर्थ नंबर पे पॉइंट लिखा हुआ है प्रोटॉन डिफरेंस या प्रोटॉन ग्रेडियंट, एनसीईआरटी में समझाया गया है कि ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को, प्रोटॉन ग्रेडियंट, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को बताया गया है कि ये कैसे बनता है। तो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्रोटॉन में डिफरेंस आएगा। पहला बताया गया है ड्यू टू द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब वाटर का टूटना। तो देखो जब वाटर टूटता है, ध्यान दें यहां पे होता है P680 और यहां पे होता है OEC, याद है? ये OEC पानी को तोड़ेगा और पानी को टूटने के बाद क्या बनता है? 2H+।
और +2 इलेक्ट्रॉन, तो वो p680 ले लेता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 2H+ का क्या होता है। ये दो जो H+ होते हैं यही ल्यूमेन में इकट्ठे होते रहेंगे। क्लियर? तो इसकी वजह से ल्यूमेन में H+ इकट्ठे हो रहे हैं। प्लस देखते हैं कि H+ और कौन इकट्ठे करता है, तो जो PQ होता है, PQ है क्या? PQ है प्रोटॉन पंप है, ये यही है प्रोटॉन पंप, या इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कैरियर। तो ये है प्रोटॉन पंप या हाइड्रोजन कैरियर। इसकी वजह से भी आप देखो प्रोटॉन इकट्ठे होते हैं। ये जो PQ होता है ये H+ को कहां से ले आता है? स्ट्रोमा से। तो बाहर है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से H+ को लाता है और इन H+ को कहां पे डालेगा? आगे ल्यूमेन में। मतलब ये भी अंदर H+ को बढ़ाएगा, ल्यूमेन में H+ को बढ़ाएगा। तीसरा पॉइंट याद रखें, ड्यू टू NADP रिडक्टेज एंजाइम, ड्यू टू NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये एंजाइम जो होता है सबसे लास्ट में यहाँ पे NADP प्लस यहाँ पे 2 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन कहां से आते हैं? स्ट्रोमा से आते हैं, इस बात को याद रखें। ये 2 प्रोटॉन लेके NADPH2 बन जाता है, तो NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे NADPH2 का फॉर्मेशन जब हुआ है तो ये जो 2 H+ हैं स्ट्रोमा से कम हो गए। बोलो ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे NADPH2 को बनाने के लिए यहाँ पे 2 जो H+ हैं ये स्ट्रोमा से क्या हो गए? डिक्रीज। इन तीनों वजह से ध्यान देना, इन तीनों की वजह से होता क्या है, ल्यूमेन में H+ बढ़ जाते हैं और स्ट्रोमा से H+ घट जाएंगे। दोबारा सुनो, इन तीनों कारण की वजह से, तीनों रीजन की वजह से अंदर ल्यूमेन में H+ क्या होगा? बढ़ेगा, और बाहर स्ट्रोमा में H+ कम हो जाएगा। मतलब H+ की कंसंट्रेशन पूछी जाए ज्यादा कहां पे है? ल्यूमेन में है, और स्ट्रोमा में क्या है? कम है। यहाँ पे देखें, जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो एटीपेज एंजाइम है ये इस तरह से यहाँ पे अरेंज होता है। एटीपेज एंजाइम जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है F0 या इसी को बोलते हैं CF0, और दूसरा पार्ट जो हेड वाला रीजन है इसे बोलते हैं F1 या इसी को बोलते हैं CF1। तो कुछ भी लिखा हो सकता है, F0 बोले या CF0, F1 का दूसरा नाम CF1। ये इसी के दोनों पार्ट हैं, तभी तो एटीपेज एंजाइम को क्या बोलते हैं? F0 F1 पार्टिकल। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब ये प्रोसेस चलती रहती है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो यहाँ पे क्या इकट्ठा होता रहेगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन जब यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये प्रोटॉन यहाँ से पास होते हैं। F0 से जब प्रोटॉन पास होते हैं, 3 H+ जब यहां से पास होके जाते हैं और टकराते हैं F1 पे, तो F1 जो है ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के बना देगा ATP। क्या बना देगा? ATP। तो इस तरह से अल्टीमेटली ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। 3 H+ पास होते हैं तब कितना ATP बनेगा? 1 ATP का निर्माण हो जाता है। बोलो ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो ATP बना है ये क्यों बना है? क्योंकि H+ मूव करते हैं अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। अच्छा, H+ ने मूव किया है, ये जो F0 होता है ये एक तरह की प्रोटीन है, इसे बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और जब कोई भी चीज प्रोटीन से मूव करती है, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में प्रोटीन से जब मूवमेंट होता है किसी भी चीज का, तो उस तरह के डिफ्यूजन को हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये पढ़ा है कहीं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या इसी को बोलते हैं सुसाध्य विसरण बोला जाता है। याद है? तो ये सुसाध्य विसरण है क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट जब H+ का हुआ है, ये H+ का मूवमेंट सिंपली बिना मेम्ब्रेन प्रोटीन के नहीं हो पा रहा है, इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज हुई है, और इस मेम्ब्रेन प्रोटीन का नाम क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसलिए हम लोग बोलेंगे इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो यहाँ पे इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। दोबारा से सुनो, यहाँ पे मुझे बता दो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दी है? साइंटिस्ट का नाम क्या लिखा है? पीटर मिकेल। पीटर मिकेल ने जो इस हाइपोथेसिस को दिया है, मुझे ये बताएं कि ये जो हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस को किसके लिए दिया गया है? फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन? दोनों के लिए दिया गया है। फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहां पे देखते हैं? फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन? जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन देखते हैं रेस्पिरेशन में।
अच्छा, इस फॉस्फोराइलेशन के लिए एटीपी बनाने के लिए चार आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता क्या है? मेम्ब्रेन, ये वही मेम्ब्रेन। दूसरी आवश्यकता क्या है? एटीपेज एंजाइम, ये रहा एटीपेज एंजाइम। तीसरी आवश्यकता क्या है? प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप का नाम क्या है? पीक्यू, ये भी प्रेजेंट है। और चौथी आवश्यकता है प्रोटॉन का डिफरेंस। प्रोटॉन डिफरेंस तीन रीजन की वजह से यहाँ पे बताया गया है। पहला, वाटर के टूटने से, जो फोटोलिस ऑफ वाटर है इससे H प्लस अंदर बढ़ गया है। दूसरा बताया प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप की वजह से, पीक्यू की वजह से जो H प्लस है ये अंदर आ जाते हैं। तीसरा, ड्यू टू NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज जो होता है इसकी वजह से, ध्यान से सुनना, NADP रिडक्टेज एंजाइम जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से जो H प्लस है वो किसके पास चले जाते हैं? NADP प्लस के पास, और क्या बन जाता है? NADP। इन सभी की वजह से बाहर H प्लस क्या हो जाएंगे? कम, अंदर बढ़ जाएंगे। तो अंदर से जब बाहर H प्लस मूव करेंगे, कितने? तीन, तो एक एटीपी का निर्माण हो जाएगा। तो इस बात को याद रखें, एक एटीपी के बनने में कितने H प्लस यूज होते हैं? ठीक, नोट कर लेने से। ये डिफरेंस नोट किए सभी ने? ये जो लिखा है FNR, FNR क्या है? FNR का मतलब है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। तो NADP रिडक्टेज जो एंजाइम होता है इसे FNR भी बोलते हैं। पूरा नाम है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। तो एनसीईआरटी जब पढ़ोगे वहां डायग्राम बनाए, वहां पे यही लिखा है FNR। तो FNR कुछ नहीं, वही NADP रिडक्टेज एंजाइम का दूसरा नाम है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम।
ये डिफरेंस किसके रह गए हैं? यहाँ पे अंदर जब प्रोटॉन स्टोर हो जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए अंदर प्रोटॉन ज्यादा है तो पीएच अंदर की ज्यादा है या कम? अंदर प्रोटॉन बढ़ गए हैं तो अंदर जहां पे प्रोटॉन ज्यादा वहां पे पीएच कम। बाहर जो होते हैं प्रोटॉन कम है तो यहाँ पे पीएच क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि प्रोटॉन डिफरेंस है, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि पीएच का भी क्या है, डिफरेंस। या फिर ये बोल सकते हैं कि अंदर चार्ज ज्यादा है, H प्लस पे क्या है, चार्ज है। तो यहाँ पे अंदर चार्ज ज्यादा है, बाहर चार्ज कम है। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोल सकते हैं? तो प्रोटॉन ग्रेडियंट को दो और नाम देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट या डिफरेंस बोला जाता है, और पीएच पीएच डिफरेंस बोला जाता है। क्योंकि पीएच जो है इसका भी अंतर है, पीएच ल्यूमेन में ज्यादा है, सॉरी पीएच जो है वो ल्यूमेन में कम है क्योंकि H प्लस क्या है, ज्यादा है। और बाहर जो है वो पीएच क्या है, ज्यादा है, क्योंकि H प्लस वहां पे क्या है, कम है। तो इस बात का याद रखें कि इन तीनों चीज को एक ही तरह से हम लोग बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 3H प्लस जब पास हो जाएंगे कितना एटीपी बनेगा, एक। फिर लास्ट पॉइंट लिखा है जो प्रोटॉन ल्यूमेन में इकट्ठे होते हैं, ये प्रोटॉन जो होते हैं बाहर जाने के लिए फोर्स लगाते रहते हैं। ये जो फोर्स लगाते हैं इस फोर्स का नाम याद रखेंगे, इसे बोलते हैं पीएमएफ। क्या बोलेंगे? फुल फॉर्म है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो ये भी पॉइंट उसके लास्ट में लिख लेंगे डायग्राम बनाने के बाद।
वही चला दो पीछे वाली 27-28 पे कर देना। नहीं नहीं चलवा दो, चला दो। बस नोट किया सभी ने? डायग्राम बनाने के बाद लास्ट में जो 3 पॉइंट है, प्रोटॉन ग्रेडियंट का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इसी को पीएच डिफरेंस भी बोलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है चार्ज का डिफरेंस है, तो अंदर चार्ज ल्यूमेन में ज्यादा है, बाहर चार्ज कम है। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अंदर पीएच कम है, बाहर पीएच ज्यादा है। तो ये अलग अलग टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट में लिखा हुआ है 3H+ पास हो जाएंगे तो एक एटीपी बन जाएगा। प्रोटॉन जो ल्यूमेन में स्टोर होते हैं वो कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं? पीएमएफ। पीएमएफ का फुल फॉर्म प्रोटॉन मोटिव फोर्स। सेल डिवीजन का जो मॉड्यूल है वो डिस्कस हो गया ना आपके बैच पे? आपसे बोला था कि हाँ मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बीच में देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा है एक बार इसे रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने आज बात की है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा हम लोगों ने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है इसमें बता दो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ PS1 यूज होता है, PS2 केवल PS1 यूज होता है, जिसका रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है? P700। P700 पे 2 फोटोन पड़ेंगे तो ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, रिलीज करता है 2 इलेक्ट्रॉन। कहां जाते हैं? सबसे पहले FRS के पास। किसके पास? FRS से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचते हैं? FD फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कहां आते हैं? कहां पे?
साइटोक्रोम B6 के पास, साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचते हैं, प्लास्टोक्यूनॉन PQ, PQ यहां से लेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहां से ले लेता है, स्ट्रोमा से, बन जाएगा PQH2। PQH2 इलेक्ट्रॉन आगे पास कर देता है साइटोक्रोम F के पास, लेकिन प्रोटॉन कहां चले जाते हैं, ल्यूमेन में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F से आगे पहुंचते हैं PC के पास, और PC से दोबारा P700, जहां से चले थे घूम के वहीं पे वापस आ गए। पूछा जाए मुख्य रूप से साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ग्रेनल थाइलेक्वाइड में होता है या स्ट्रोमल, स्टोमल थाइलेक्वाइड में होता है, क्योंकि स्टोमल थाइलेक्वाइड में दो चीजें एब्सेंट है, क्या क्या, यहां पे एब्सेंट है P700 में से P680 एब्सेंट है या P700 एब्सेंट है, P680 या बोलेंगे PH2 एब्सेंट होता है, और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। बोलो ये पॉइंट समझाया। अगर मैं आपसे पूछता हूं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में, बताओ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS1 यूज करें या PS2, दोनों यूज होते हैं। अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, फियोफाइटिन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, NADP+। लेकिन साइक्लिक में बात करते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम है FRS, या इसी का दूसरा नाम आयरन सल्फर प्रोटीन, और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या है, कौन सा है, P700 या PS1 बोलेंगे। ऑक्सीजन कहां पे रिलीज होती है, नॉन साइक्लिक या साइक्लिक, नॉन साइक्लिक में रिलीज होती है। वाटर कहां पे टूटता है, नॉन साइक्लिक में टूटता है। ATP NADPH2 ऑक्सीजन कहां पे बनेंगे, तीनों नॉन साइक्लिक में, जबकि साइक्लिक में केवल ATP बनता है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किस साइंटिस्ट ने दी है, पीटर मिकेल, क्या नाम है। ये हाइपोथेसिस केवल फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के, दोनों के लिए है, दोनों के लिए है, फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रेस्पिरेशन में होता है। इसकी 4 रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट मेम्ब्रेन, दूसरी रिक्वायरमेंट एटीपेज एंजाइम का दूसरा नाम F0 F1 पार्टिकल या ATP सिंथेस एंजाइम बोला जाता है। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोटॉन पंप का नाम क्या है, PQ। और चौथी रिक्वायरमेंट प्रोटॉन ग्रेडियंट, या उसी को बोलते हैं प्रोटॉन डिफरेंस। प्रोटॉन डिफरेंस 3 चीजों की वजह से बनता है, किसकी किसकी वजह से, पहला है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दूसरा है ड्यू टू द प्रोटॉन पंप, तीसरा है ड्यू टू द NADP रिडक्टेज एंजाइम। बोलो क्लियर है। FNR समझते हो, FNR क्या है, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, वही NADP रिडक्टेज एंजाइम को FNR भी बोल सकते हैं। बोलो ये पॉइंट क्लियर है। फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, यहाँ पे बता दो कि H+ कहां पे इकट्ठे हो चुके हैं, ल्यूमेन में, कहां पे कम हो गए, स्ट्रोमा में। तो H+ अपने हाई कंसंट्रेशन से मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन में। ये जो मूवमेंट होता है ये F0 से होता है, और F0 से मूवमेंट जब चल रहा है तो F0 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो ये सिंपल डिवीजन चलेगा फैसिलिटेटेड। 3 H+ जाके टकराते हैं F1 से, एक ATP का निर्माण हो जाएगा। 3 H+ एक ATP बनता है। प्रोटॉन पंप की बात करते हैं, यहाँ पे जो प्रोटॉन पंप है उसका नाम है PQ। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग बात करें प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट के 2 और नाम याद किए, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, और एक और नाम है क्या है, पीएच डिफरेंस। तो पीएच डिफरेंस बोले यहाँ चार्ज डिफरेंस कोई बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोटॉन जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स का नाम क्या है, पीएमएफ का फुल फॉर्म प्रोटॉन मोटिव फोर्स। बोलो क्लियर है। अब आ जाए, हम लोगों ने जो सेल डिवीजन की बात की थी, ध्यान से सुने। सेल डिवीजन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और एक स्पीसीज को अपने अंदर कंटिन्यूअस अपने आप को अर्थ पे बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, सेल डिवीजन करना पड़ता है। सेल डिवीजन 2 तरह का, कौन कौन सा, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो होता है इसी को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, जबकि मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्या बोलते हैं तो रिडक्शन डिवीजन बोला मियोसिस को, और माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मुझे बताते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कॉज ऑफ माइटोसिस। कॉज ऑफ माइटोसिस में सबसे पहला पॉइंट था KI वैल्यू, याद है। KI का फुल फॉर्म क्या होता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं, कोई बड़ी सेल है, सेल का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा KI वैल्यू कम हो जाती है, इसीलिए उसमें होता है विभाजन। कोई सेल है उसका साइज बड़ा है तो उसकी SYV वैल्यू भी क्या होती है, कम। तो कोई भी सेल बड़ी है उसकी KI वैल्यू भी कम है, SYV वैल्यू भी कम है, इसीलिए क्या होता है, सेल डिवीजन। बोलो क्लियर था ये पॉइंट। बात करते हैं सेल साइकिल।
सेल साइकिल जो होती है, सेल साइकिल में बताया था कि सेल साइकिल में बोला जाता है कि क्या क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलेगा सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ जो होती है लगातार चलती हुई पूरे इंटरफेस में होती है। उसके बाद यहाँ पे होता है डीएनए रेप्लिकेशन। फिर आगे क्या होता है, क्रोमोसोम डबलिंग। क्रोमोसोम डबलिंग होती है, मतलब क्रोमोसोम यहाँ पे डबल होते हैं। फाइनली सेल डिवाइड हो जाती है, एक सेल से दो सेल बन जाती है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ह्यूमन के केस में सेल साइकिल में टाइम कितना लगे, 24 आवर, जबकि ईस्ट के केस में 90 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सेल साइकिल अगर देखते हैं तो सेल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज जो होती है इसमें G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। एम फेज के दो पार्ट कौन कौन सा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के चार पार्ट कौन कौन सा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। दोबारा बोलो क्या नाम है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। बोलो यहां तक क्लियर। अगर हम लोग बात करें इंटरफेज की, तो इंटरफेज में ज्यादा टाइम लगेगा या कम, मोर देन 95% टाइम कहां लगता है इंटरफेज में, लेस देन 5% टाइम कहां लगता है एम फेज में। अगर मैं आपसे पूछता हूं ह्यूमन के केस में 24 घंटे में 23 घंटे कहां लगते हैं, इंटरफेज में 1 घंटे में क्या हो जाता है एम फेज। बोलो क्लियर है। अगर मैं बोलता हूं कि इंटरफेज, ध्यान से सुनना, इंटरफेज इज द इंटरवल बिटवीन द टू एम फेज, ये सही है या गलत है, सही है। दो एम फेज के बीच में जो गैप होता है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। याद आ रहा है। अगर हम लोग इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस को पहले बोलते थे रेस्टिंग फेज, लेकिन अब क्या बोलते हैं, मोस्ट एक्टिव फेज बोला जाता है। तो यहाँ पे एम फेज, इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज, ऐसा ही चलता रहता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं दो एम फेज के बीच का गैप का क्या है, इसे बोलेंगे इंटरफेज बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे बात की है कि जो इंटरफेज है इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया है, G1, S, G2। G1 का फुल फॉर्म फर्स्ट गैप फेज, एस का फुल फॉर्म सिंथेसिस फेज या सिंथेटिक फेज बोला जाता है। G2 का फुल फॉर्म सेकेंड गैप फेज। G1 फेज जो होता है, मुझे बताओ कि मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल डबल कहां पे होते हैं, G1 फेज में। मैक्सिमम सेल ग्रोथ भी कहां पे होती है, G1 फेज में होती है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन कहां बनता है, ये तीनों में बनता है, याद रखना, G1, S, G2। तो सेल ग्रोथ सभी में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा सेल ग्रोथ पूछा जाए कहां होती है, तो G1 में होती है। इस पॉइंट को याद रखना। बता दो डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है, एस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन को बोलते हैं क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, तो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होता है एस फेज में, और क्रोमोसोम डबलिंग, डबल होना, ये होता है एना फेज में। दोनों अलग अलग चीज है, इस बात को याद रखना। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन कहां पे, एस फेज में, और डबलिंग कहां पे, एना फेज में। मतलब क्रोमोसोम डबल होके कहां पे दिखते हैं हमें, एना फेज में। आगे यहां पे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं हिस्टोन प्रोटीन ये कहां पे बनता है, एस फेज में बनता है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां होता है, एस फेज में ही होता है। बोलो सारे पॉइंट याद आ रहे हैं। टिबलिन प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है, G2 फेज में होता है। कहां पे, G2 फेज में होता है। फाइनल प्रिपरेशन फॉर एम फेज कहां पे होगा, G2 फेज में होता है। अब आगे आ जाते हैं। मुझे बताएं कि G0 फेज समझते हो, G0 फेज को बोलते हैं क्विसेंट फेज। क्या बोलेंगे, क्विसेंट फेज जो होती है, इसमें एक बार सेल चली जाती है तो दोबारा वापस सेल डिवीजन नहीं करती है, तो बोल सकते हैं सेल एग्जिट फ्रॉम G1 फेज। इसके दो एग्जांपल लिखाए थे, एक है हार्ट सेल, एक है नर्व सेल। दो एग्जांपल याद रखें, हार्ट सेल और नर्व सेल जो होती हैं G0 फेज में पड़ी हैं, और ये दोबारा लौट के नहीं आती हैं। लेकिन लास्ट में हम लोगों ने एक स्पेशल पॉइंट में लिखा था कि यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि सेल दोबारा से डिवीजन करना स्टार्ट भी कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल है स्किन सेल, अगर हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाए तो दोबारा से सेल डिवाइड कर जाती हैं। तो यहाँ पे जो स्किन की सेल है वो दोबारा से डिवीजन करना स्टार्ट कर देती हैं। मतलब इस केस में जब सेल दोबारा डिवाइड करने लगी है, तो उस अवस्था में क्या हुआ है कि सेल कुछ देर के लिए क्या हो गई थी, सस्पेंड हो गई थी सेल साइकिल, वो दोबारा से डिवीजन करना स्टार्ट भी कर सकती है। बोलो ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए G0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, एक्टिव का मतलब लिविंग या डेड, सेल तो लिविंग है, बस उसमें क्या नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होता है। बोलो ये पॉइंट क्लियर। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। मुझे बताओ कि अगर आपसे पूछा जाए लेस देन 5% टाइम एम फेज में लगता है या इंटरफेज में, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड किसे बोला गया, किसे बोलेंगे, एम फेज को ही बोलते हैं।
और एम फेज में ही एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, तो इसी को डिवीजन फेज भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डिवीजन फेज भी बोला जाता है, इसी को माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। एम का मतलब क्या है? माइटोटिक। तो मतलब यहाँ पे माइटोसिस होता है तो नाम क्या पड़ गया? माइटोटिक फेज बोला जाता है। बोलो क्लियर। एम फेज में बढ़ जाते हैं आगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ क्या होता है ये समझते हैं। प्रोफेज की बात करते हैं तो बताओ, प्रोफेज में हम लोगों ने याद किया है कि सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टू द अपोजिट पोल, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन स्टार्टेड एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर स्टार्टेड। तो स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं, सेंट्रियोल कहाँ जाते हैं? अपोजिट पोल पे। क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम। बोलो क्लियर है सर पॉइंट। फिर मुझे ये बताओ कि डिसअपियरेंस ऑफ ईआर, गोल्जी बॉडी, ये सब कहाँ डिसअपियर होते हैं? लेट प्रोफेज। कहाँ पे? तो लेट प्रोफेज में ये चार चीजें होती हैं। क्या क्या होता है बता दो एक बार। ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, ये चार चीजें क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। बोलो क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछता हूं एस्ट्रल रेज या सेंट्रियोल प्लांट में बनेंगे या एनिमल? तो एनिमल में डिवीजन का टाइप है एस्ट्रल या एम्फी एस्ट्रल, जबकि प्लांट में एन एस्ट्रल। ये दोनों टर्म क्लियर थे। फिर मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बताओ क्रोमोसोम जो होते हैं, इन क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर किस अवस्था में जुड़ेगा जाके? ट्रांजिशन टू मेटाफेज। कहां पे? ट्रांजिशन टू मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर जाके जुड़ जाता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर याद आ रहा है? काइनेटोकोर क्या होता है? डिस्क शेप प्रोटीन ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ डिस्क शेप प्रोटीन होती है। बोलो क्लियर। न्यूक्लियोप्लाज्म लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी, ये कहां पे पॉइंट पड़ा है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज में हम लोग देखते हैं हमें न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस दिखेगा क्या? क्योंकि वहां से तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब हट चुकी है, तो अब हमें न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं मिलेगा। बोलो ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं। क्रोमैटिन का कंडेंसेशन कंप्लीट कहां पे होता है? मेटाफेज में। तो क्रोमोसोम की स्टडी कहां करें? मेटाफेज में। क्रोमोसोम इक्वेटर पे कहां अरेंज हो जाते हैं? मेटाफेज में ही अरेंज हो जाते हैं। बोलो पॉइंट याद आवे। फिर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से कब अलग हो जाएगा? एनाफेज। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कब डबल हो जाते हैं? क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे कब जाते हैं? एनाफेज में। एनाफेज में जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाते हैं तो जो क्रोमोसोम होते हैं उसका सेंट्रोमियर आगे चलता है या उसकी भुजाएं? और उसकी भुजाएं उसके पीछे पीछे चलती हैं। बोलो ये पॉइंट याद है। बताएं किसे बोलते हैं रिवर्स प्रोफेज? टीलोफेज। टीलोफेज में क्रोमोसोम दोबारा से खुल के क्या बन जाएगा? क्रोमैटिन, और जो चीजें लुप्त हुई थी वो तो उनका पुनः निर्माण हो जाता है। किसका किसका पुनर्निर्माण? ईआर, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर। बोलो क्लियर है। साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। प्लांट और एनिमल में साइटोकाइनेसिस एक जैसा या अलग अलग? अलग अलग होता है। बताओ कहां पे होता है फरो फॉर्मेशन? एनिमल में। कहां पे होता है? सेंट्रीपिटल टाइप। सेंट्रीपिटल टाइप एनिमल में ही होता है। एनिमल में मैंने आपको बताया था कि बीच में बनती है एक रिंग जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। ये रिंग जो होती है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल होता है या माइक्रोफिलामेंट? दोनों होते हैं। एक्टिन प्रोटीन या मायोसिन? दोनों होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इस तरह से यहाँ पे क्या बनता है? फरो। खांच का निर्माण होता है और खांच धीरे धीरे डीप होती चली जाती है और अल्टीमेटली एक सेल से दो सेल बन जाती है। याद आया? तो यहाँ पे इस बात को याद रखें, ये जो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस चलता है ये बाहर से अंदर की ओर चलता है, तो इसे हम लोग सेंट्रीपिटल बोले या सेंट्रीफ्यूगल बोले? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी आप पढ़ोगे वो भी सेंटर की ओर लगता है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल है मतलब बाहर से अंदर की ओर साइटोकाइनेसिस चलेगा। इसका उल्टा देखने को कहां मिलता है? प्लांट में। प्लांट में बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम होता है फ्रेगमोप्लास्ट। क्या नाम है? फ्रेगमोप्लास्ट इज कंपोज्ड ऑफ ईआर, गोल्जी बॉडी एंड फ्रेगमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। बोलो याद आ रहा है? ईआर, गोल्जी बॉडी एंड फ्रेगमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर से मिलकर जो फ्रेगमोप्लास्ट बना है ये सेंटर से बनता है किनारों से? सेंटर से, और किनारों की ओर बनता चला जाता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल है या सेंट्रीपिटल? सेंट्रीफ्यूगल प्रक्रिया है। बोलो क्लियर है। यहाँ पे बीच में एक प्लेट लगी स्ट्रक्चर बन गया, उस प्लेट को बोलते हैं सेल प्लेट। यही सेल प्लेट निकालेगी कैल्शियम पैक्टेट और आगे चल के क्या बन जाएगा? मिडिल लैमेला। बोलो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़े हैं फंक्शन ऑफ माइटोसिस, तो कुछ फंक्शन भी आपने लिखे हुए हैं। यहाँ पे फंक्शन की बात करते हैं तो जो माइटोसिस होता है ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करेगा? क्या करता है? ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो अनुपात होता है उसे भी क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है, उसे व्यवस्थित करने का कार्य करता है।
फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बात की है कि जो माइटोसिस होता है, अगर बॉडी में कहीं पे चोट लग जाए तो उसमें मरम्मत में भी या बोले घाव के भरने में भी मदद करेगा। पुरानी कोशिकाओं को हटा के नई कोशिकाओं का निर्माण करने में भी कौन मदद करेगा? माइटोसिस। पादप की जो वृद्धि होती रहती है वो भी किसकी वजह से होती है? माइटोसिस। इसके अंदर पादप के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनका नाम होता है विभजोतक कोशिकाएं। उन कोशिकाओं में लगातार माइटोसिस चलता रहता है और पादप की वृद्धि चलती रहती है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं मियोसिस पे। मियोसिस पे आ जाते हैं। मियोसिस में हम लोगों ने पढ़ा है कि मियोसिस जो होता है ये दो पार्ट में समझते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। पहले तो हम लोग यहाँ पे जब मियोसिस 1 करते हैं, मियोसिस 1 से पहले होता है G1 S G2, तीनों को मिला के नाम इंटरफेज। इंटरफेज में 2n2c कंडीशन लेके चले थे, क्या कंडीशन हो जाएगी? 2n4c। 2n4c में दो सेल बनानी है आगे। दो सेल जब बनेंगी दोनों सेल में कंडीशन n2c n2c। मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए? आधे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रिडक्शन डिवीजन, या इसी को होमोटिपिक बोले या हेट्रोटिपिक, हेट्रोटिपिक डिवीजन। बोलो पॉइंट याद आ गए ना? मियोसिस 2 जब करते हैं तो मियोसिस 1 और 2 के बीच में एक फेज आता है जिसका नाम इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस इज सिमिलर टू इंटरफेज, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस तो होती है लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, इस बात को याद रखें। आगे बढ़ जाते हैं। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में हम लोगों ने देखा मियोसिस 2 के बाद टोटल कितनी सेल बनी? 4। चारों में कंडीशन क्या है? एनसी एनसी एनसी। सभी में कंडीशन तो एनसी है। तो बता दो मुझे, ये चारों सेल जेनेटिकली एक जैसे ही या अलग अलग? अलग अलग होती हैं, और चारों सेल को मिला के बोलते हैं टेट्राड ऑफ सेल। क्या बोलेंगे? टेट्राड ऑफ सेल बोला जाता है। अब आते हैं यहाँ पे मियोसिस 1 जो होता है, मियोसिस 1 को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, प्रोफेज 1 सबसे बड़ा है, 5 हिस्से में डिवाइड किया था। क्या क्या नाम था? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ये सीक्वेंस मत भूलना। क्या बताया था तरीका? लेजी पढ़ी दिया। तो लेजी से क्या हो गया? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ये याद रखना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन। अब मैं पूछूंगा कि इनमें क्या होता है, आपको बताना है। आप बताओ बुके स्टेज किसे बोलते हैं? लेप्टोटीन को। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन कहां पे स्टार्ट होता है? लेप्टोटीन में। क्रोमोसोम सबसे लंबे और सबसे पतले कहां दिखते हैं? लेप्टोटीन में ही दिखते हैं। बोलो सारे पॉइंट क्लियर? सिनेप्सिस कहां होता है? जाइगोटीन। बताओ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां बनेगा? जाइगोटीन। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किससे किससे मिलके बनता है? क्रोमोसोम और प्रोटीन से। बोलो किससे? सिनेप्सिस का मतलब क्या है? सिनेप्सिस का मतलब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम में जब वो पेयर बनाते हैं उस प्रक्रिया का नाम क्या है? सिनेप्सिस। वाइवेलेंट और टेट्राड का निर्माण कहां पे होता है? कहां पे? जाइगोटीन में। लेकिन ये अच्छे से कहां दिखाई देते हैं? पैकाइटिन। पैकाइटिन स्टेज को ही बोलते हैं थिक थ्रेड स्टेज। क्या बोलते हैं? क्योंकि वहां पे क्रोमोसोम की थिकनेस क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है, तो नाम पड़ गया है थिक थ्रेड स्टेज। बोलो ये पॉइंट समझ में आया? बता दो क्रॉसिंग ओवर कहां होता है? पैकाइटिन। कहां पे होता है? पैकाइटिन। क्रॉसिंग ओवर जो होता है इसमें क्रोमोसोम की जो आर्म होती है इसका मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, तो इसी को बोला गया क्रॉसिंग ओवर, या इसी का दूसरा नाम रिकॉम्बिनेशन। आप तो मुझे ये बता दो क्रॉसिंग ओवर जो होता है सिस्टर क्रोमेटिड या नॉन सिस्टर? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये लाइन याद करनी है। बोलो याद हो जाएगा? इसमें जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम का नाम बताओ क्या है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इस एंजाइम में कटिंग का काम कौन करेगा? ज्वाइनिंग का काम कौन करेगा? लाइगेज करता है। अरे भाई याद आ गया? डी सिनेप्सिस कहां पे होता है? डिप्लोटीन। सिनेप्सिस कहां हुआ था? जाइगोटीन। डी सिनेप्सिस कहां होता है? डिप्लोटीन। कियासमेटा कहां दिखेगा? डिप्लोटीन में दिखता है। ये कियासमेटा कहां पे टूट जाता है? डायकाइनेसिस में। ट्रांजिशन टू मेटाफेज किस स्टेज को बोलोगे? डायकाइनेसिस को। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन कहां कंप्लीट हो गया? डायकाइनेसिस में कंप्लीट हो जाता है। सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे कहां मूव कर गए? डायकाइनेसिस में। और कहां पे जाके ईआर गोल्गी बॉडी डिसअपियर हो जाते हैं? डायकाइनेसिस। बोलो सारे पॉइंट क्लियर? फिर आ जाते हैं मेटाफेज 1 में। जो बाइवेलेंट है ये कहां पे आके अरेंज हो गया? इक्वेटर पे। इस इक्वेटर पे जब अरेंज होगा तो कितनी मेटाफेजिक प्लेट दिखेंगी? 2। अब आधे क्रोमोसोम जाएंगे ऊपर, आधे नीचे। प्रोसेस का नाम क्या है? सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ये कहां होता है? एनाफेज 1 में होता है। और टीलोफेज में जाके कितनी सेल बन गई? 2। टीलोफेज में हमें जो पॉइंट याद रखना है, टीलोफेज 1 में
क्रोमोसोम का कंप्लीट डीकंडेंसेशन हो जाता है या पार्शियल पार्शियल होता है, क्योंकि आगे चल के फिर कंडेंस होना है, क्योंकि क्या करना है, मियोसिस सेकंड। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो फेज आया उसका नाम हमें याद है, क्या नाम है, इंटरकाइनेसिस, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। मियोसिस सेकंड में बात करते हैं तो मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू माइटोसिस बट नॉट आइडेंटिकल, ये पॉइंट याद है। तो इसमें जो भी माइटोसिस में पड़ा है सब कुछ अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड में मुझे बताओ एक मेटाफेजिक प्लेट दिखेगी या दो? एक ही मेटाफेजिक प्लेट दिखेगी। अब यहाँ पे एनाफेज सेकंड में क्रोमोसोम 20 से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ डबल होंगे या नहीं होंगे? एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में किसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं? 2 में डबल होते हैं और 1 में डबल। 1 में जो प्रोसेस होती है उसका नाम है सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम बस अलग अलग हो जाते हैं, जो पेयर का एक क्रोमोसोम ऊपर गया एक क्रोमोसोम नीचे। और टीलोफेज में जाके अल्टीमेटली हमें कितनी सेल मिल गई, 4। चारों सेल को बोलेंगे टेट्राड ऑफ सेल। चारों सेल में हम लोग ये कहेंगे कि जेनेटिकली एक जैसी हैं, अलग 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 हैं। रीजन पूछा जाए क्यों अलग हैं, क्या बताओगे? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। किसकी वजह से? मुझे बताओ, जो मियोसिस होता है, मियोसिस, इसके 2 बेनिफिट लिखाए थे, क्या क्या? इट मेंटेन कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अरे एक ही स्पीसीज में अगली जनरेशन जाने में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। अगली जनरेशन में जाएंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मियोसिस। अगर मियोसिस नहीं होगा तो अगली जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डबल। और ये इट आल्सो हेल्प इन द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर आते हैं वेरिएशन। वेरिएशन किसकी वजह से होता है, बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। बोलो, पॉइंट क्लियर है? फिर आ जाते हैं इसमें मॉडिफिकेशन माइटोसिस के, हम लोगों ने देखे हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस में पहला पॉइंट है एफएनडी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, याद है? एफएनडी, मुझे बता दो कि जो एफएनडी होता है, इस एफएनडी में जो सेल बनेगी उसमें अल्टीमेटली एक न्यूक्लियस या एक से ज्यादा? क्योंकि इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। इसके 2 एग्जांपल बताए थे, क्या क्या? टैपेटम एंड लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, याद आवे? अब यहाँ पे जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन गए इसे सिनसाइटियम बोल दें क्या? बिल्कुल, इसे सिनसाइटियम बोला जाता है और ये पॉइंट एनसीईआरटी में भी दिया है, बस वहां पे ये नहीं लिखा है कि ये प्रोसेस का नाम क्या है, एफएनडी। तो ये याद रखना। एंडोमाइटोसिस समझते हो? एंडोमाइटोसिस में स्पिंडल फाइबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते चले जाते हैं, पॉलीप्लॉइड सेल बन जाती है। ये कंडीशन भी हमें कहाँ मिलती है, टैपेटम में मिलती है। बोलो, क्लियर है? तो ये कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो वेल जार एक्सपेरिमेंट है, बताओ वेल जार एक्सपेरिमेंट किसने किया है? जोसेफ प्रिस्टले ने। वेल जार एक्सपेरिमेंट सिंगल है या सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट? सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है। बता दें यहाँ वेल जार एक्सपेरिमेंट में कौन सा प्लांट यूज किया? मिंट प्लांट को यूज किया था। और साइंटिस्ट ने बोला था प्लांट रीस्टोर वॉट एवर ब्रीदिंग एन एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया है? जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने? जोसेफ प्रिस्टले ने ही किया है। कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने वेल जार एक्सपेरिमेंट को एक बार लाइट एक बार डार्क में रख के देखा? जॉन इंजनहॉर्ज। तो बताओ प्यूरिफिकेशन कहां पे होते हुए दिखा? लाइट की प्रेजेंस में। एलिगेंट एक्सपेरिमेंट ऑन एक्वेटिक प्लांट, जलीय पादपों पर प्रयोग किसने किया था? जॉन इंजनहॉर्ज ने किया। यहाँ पे हमें किसका महत्व समझ में आया? हरे भाग का महत्व हमें समझ में आता है। जे बी सेक ने यह बताया था कि बनता तो ग्लूकोज है लेकिन प्लांट के अंदर स्टोर किस फॉर्म में होगा? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इस बात को किसने बताया? जे बी सेक ने। जे बी सेक ने यह भी बोला था ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्पेशल बॉडी। ग्रीन सब्सटेंस का नाम क्लोरोफिल और स्पेशल बॉडी का नाम क्लोरोप्लास्ट। वॉन नील ने किसे यूज किया था? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इन्हें यूज किया था। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ऑक्सीजन निकलती है या सल्फर? सल्फर निकलती है। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने बोला जैसे कि ये H2S यूज करता है तो निकलती सल्फर, वैसे ही प्लांट में ऑक्सीजन कहां से निकलती होगी? वाटर से निकलती है, ना कि CO2 से। इस बात का प्रूफ किसने दिया? रूबेन एंड कॉमन। क्या नाम था? रूबेन एंड कॉमन ने कौन सा आइसोटोप यूज किया? O18। और इन्होंने इस बात को आसानी से प्रूफ कर दिया ऑक्सीजन कहां से निकलती है? वाटर से निकलती है। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बता दें कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल ने किस प्लांट से क्लोरोप्लास्ट को निकाला?
स्टेलेरिया मीडिया प्लांट, जब इसे पानी में डाला तो ऑक्सीजन नहीं निकली, इन्होंने हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स डाले तो ऑक्सीजन निकलने लगी। नेचुरल हाइड्रोजन एक्सेप्टर का नाम NADP+, आर्टिफिशियल 3 नाम लिखे हैं, क्या क्या है? पोटेशियम फेरी साइनाइड दूसरा नाम, क्रोमेट तीसरा नाम, DCPIP। बोलो क्लियर है? बता दो कि एक ऐसे साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने सबसे पहले एक्सन स्पेक्ट्रम दिया है, TW एंगलमैन। TW एंगलमैन ने कौन सा एल्गी यूज किया? क्लेडोफोरा। और इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया या एनारोबिक? एरोबिक। तो इन्होंने ये बताया फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किस लाइट में होते हुए दिखती है? ब्लू में और रेड में, सबसे कम। बस यहीं तक आ रहा है टेस्ट में, यहीं तक आ रहा है ना टेस्ट में।